Welcome, Bismillahirrahmanirrahim, and welcome. In this tutorial, we are going to discuss about homeostasis, biology, second year FSC, part 2, chapter number 15. What is concept of homeostasis? होम्योस्टेसिस के कंसेप्ट के मतलब जानते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है हमारे पास और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। और उसने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को बैरूनी इन्वायरमेंट के लिहाज से मेंटेन किया होता है। हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ये इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे पास अगर चेंजेस आ भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, मतलब वाटर सप्लाई कभी कभी बहुत ही कम हो जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करता है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चेंजेस को कम से कम असरअंदाज होने देता है। और बैरूनी इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन आती हैं उन फ्लक्चुएशन से अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को ये इसकी हिफाजत करता है और इससे प्रोटेक्ट करता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस को डिफ़ाइन अगर हम करें तो होम्योस्टेसिस को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ओनली। इतनी आसान सी डेफिनेशन है इसकी। अच्छा, तो हम अगर जाने तो इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इंटरनल फ्लक्चुएशन को नैरो रेंज में रखते हैं। बैरूनी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं, इधर 0 से लेकर 7 तक। तो बैरूनी इन्वायरमेंट में चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मिनिमम होगी, 0.0 समथिंग होगी, तो बहुत ही कम होगी। मतलब इंटरनल फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से इंटरनल फ्लक्चुएशन होगी, लेकिन वो फ्लक्चुएशन जो हमारे पास होगी बहुत नैरो लिमिट्स में होगी। और ये बुनियादी काम होता है होम्योस्टेसिस का कि इंटरनल फ्लक्चुएशंस को नैरो लिमिट में रखना एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट के होते हैं, जो कि जिनके ऊपर हमारे पास ये अफेक्ट कर सकती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन, वो हैं वाटर, सल्यूट्स और टेम्परेचर। इनको हमने क्या करना होता है, मेंटेन करके रखना होता है। और इनकी मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो वाटर की मेंटेनेंस की बात करें और सल्यूट्स की मेंटेनेंस की बात करें, तो ये हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन भी आता है। Mechanism of regulation between organism and its environment of solutes and gain and loss of water। इन दोनों का solutes का और gain and loss of water का रेगुलेशन में हमारे पास किस में आता है, ओस्मो रेगुलेशन के अंदर। आगे हमारे पास एलिमिनेशन, नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो होती हैं वो बॉडी से हम क्या करती हैं, एलिमिनेट करते हैं, और इस एलिमिनेशन को कहते हैं हमारे पास एक्सक्रीशंस। और अगर हम हमारे पास बात करें टेम्परेचर चेंज होता रहता है, और लेकिन इंटरनल टेम्परेचर हमारे मेंटेन रखते हैं। जैसे 37 हमारे पास ह्यूमन का टेम्परेचर है, तो 37 के करीब करीब इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और इसको हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद टॉलरेबल रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। आगे हम अगर बात करते हो, ये क्या हमारे पास होम्योस्टेसिस सेंट्रल रिक्वायरमेंट है हमारे पास ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, उसका इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे पास ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिज्म की, विच कंपेल अडेप्टेशन इन कांस्टेंट चेंजिंग कंडीशन एंड कंट्रीब्यूट टू एवोल्यूशनरी प्रोसेस। और एवोल्यूशन के होने में भी होम्योस्टेसिस अहम रोल प्ले करती है। जैसे कोई इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता है, तो उसके मुताबिक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को मेंटेन करता रहता है और अडाप्टेशन अपने अंदर लेके आता है उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिहाज से। और ये अडाप्टेशन आगे चल के एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमारे पास अहम रोल प्ले करती है। तो इस तरह ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस और एंसेस्ट्रल हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी तरह हम अगर बात करें, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, तो इसके अंदर सेल हैं।
ये इसके इंटरनल इन्वायरमेंट को भी हम अगर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जो सेल से बाहर का इन्वायरमेंट होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्वायरमेंट होता है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट। और एक हमारे पास होता है सेल के अंदर इन्वायरमेंट, इसको हम इंट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। इंट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है, इसमें और ज़्यादा जो है हमारे पास फ्लक्चुएशन को नैरो करके रखा जाता है। इसमें सल्यूट, टेम्परेचर, वाटर के अलावा बहुत ज़्यादा और चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट कंसनट्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड पीएच, सबको हमारे पास मेंटेन करके रखा जाता है। तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर इंटरनल इन्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट हो जाता है जो सेल से बाहर होता है, जैसे वेस्कुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। और इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट सेल के अंदर का इन्वायरमेंट, और इसमें हार्मोन, मेटाबोलाइट्स और बाकी चीज़ें भी मेंटेन करके रखी जाती हैं। इसी तरह होम्योस्टेसिस एक एग्जैक्ट फिगर में हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके नहीं रखता, लेकिन फ्लक्चुएशन कर सकता है इंटरनल इन्वायरमेंट, लेकिन वो फ्लक्चुएशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुकाबले में बहुत कम होती है। जैसे इतना अगर हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट कर गया है, तो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट इतना सा ही कर सकता है। जैसे हमारे पास बैरूनी इन्वायरमेंट में हमारे पास वाटर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट में भी वाटर कम होगा, डिहाइड्रेशन होगी, लेकिन वो इतनी रेंज उसकी ज़्यादा नहीं होगी जितनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है। इसी तरह अगर वाटर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ओस हाइपोटोनिक कंडीशन पैदा हो सकती है इन्वायरमेंट में, लेकिन वो इतनी रेंज उसकी नहीं होगी जितनी रेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है। मतलब होम्योस्टेसिस एक रेंज के अंदर इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखती है, ना कि एग्जैक्ट वो वाला इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखे जो कि ज़रूरी होता है। उसके आगे पीछे फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होती है। जैसे अगर हम बात करें तो वाटर अवेलेबिलिटी जो वो ट्रेमेंडसली फ्लक्चुएट कर सकती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और इसके साथ ही इंटरनल इन्वायरमेंट में थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग आ सकती है। लेकिन अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो थोड़ी सी चेंजिंग उसमें आती है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग उसमें नहीं होती। आगे अगर रेंज की बात करें तो कभी कभी अगर वाटर अवेलेबिलिटी कम है तो ऑर्गेनिज्म की रेंज कम हो जाएगी, वो इसी तरह से ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करेगा और ऐसी अडाप्टेशन करेगा कि उससे वाटर कम से कम उसका वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका कंजर्व हो। और रेंज की बात करें, हायर लेवल ऑफ रेंज हायर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में होगी। इसी तरह कंट्रोल, ये होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज्म होता है, ये हमारे पास किस के ज़रिए से होता है, कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए से होता है। हमारे पास कंट्रोल सिस्टम, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो हमारे पास एक सेंसर होता है। वो सेंसर क्या करता है, हमारे पास टेम्परेचर्स को सेंस करता है और सिग्नल देता है कंट्रोल सिस्टम को, और कंट्रोल सिस्टम हमारे पास उस सिग्नल के मुताबिक एक्ट करता है। जैसे अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वो कंट्रोल सिस्टम हमारे पास हीटिंग मैकेनिज्म को ऑन कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास सेंसर ने महसूस किया कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो वो हमारे पास कूलिंग को ऑन कर देगा। इस तरह ये इसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि एक सिस्टम के तहत उसी जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है उसको सिग्नल देना और फिर अफेक्टर का कंट्रोल करना उस सिग्नल्स को, तो इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इसी तरह हमारे पास बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस, जैसे अगर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो हमारे बॉडी में टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल सेंटर हमारे पास हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, जो कि मेंटेन करके रखता है, हमारे पास सेंस करके रखता है
37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर है, और ये सेंस करता है। अगर ये सेंस बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, तो ये सेंस करेगा और सिग्नल देगा फैक्टर्स को। फैक्टर फिर उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। जैसे अगर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है तो हमारे पास हीटिंग मैकेनिज़्म्स जो है वो ऑन हो जाएगा, और हीटिंग मैकेनिज़्म से हमारे पास हमारे मसल कंट्रैक्ट करेंगे और इनसे हमारे पास हीट जनरेट होगी, और हमारे पास जो है ब्लड वो अंदर चला जाएगा गहराई में, बिलो चला जाएगा, और जो हमारे पास बैरूनी जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, और इस तरह हमारे पास दोबारा जो है टेम्परेचर उसको मेंटेन किया जाएगा था। और हार्मोनल कंट्रोल की हम बात करें तो हार्मोन्स वगैरह, थायराइड हार्मोन वगैरह निकलेंगे, जिससे हमारे पास बॉडी में और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे पास और ज़्यादा हमारे पास हीट जनरेट होगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो कूलिंग मैकेनिज्म ऑन हो गया, जैसे स्वेटिंग होगी हमारे पास, और हमारे पास वेपोरेटिव कूलिंग होगी, और जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगे, और ब्लड सरफेस पर आ जाएगा, एक्टोडर्म के ऊपर आ जाएगा, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग से ज़्यादा हीट जो है खारिज हो जाएगी। इस तरह मेंटेन किया जाता है कंट्रोल सिस्टम से इस होम्योस्टेसिस को।